हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आपके अपने एकलव्य एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की ये मेरी जो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला है वो पूरे 125 नंबर की होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो चिदम्बरा पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1968 ईस्वी में चिदम्बरा कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था तथा वहीं 1972 ईस्वी में उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक कौन थे? तो हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक कौन हैं? तो गारशद तासी हैं, जिनकी रचना है इस्तवार दलाल त्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी, जिसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ था। पहला 1839 और दूसरा 1847 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। इसमें से स्वयंभू की रचना कौन सी है? तो स्वयंभू की रचना पूछ रहा है। तो इसमें स्वयंभू की रचना है पौम चरियू, ऑप्शन नंबर ए, जिसकी रचना 783 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा नाम दिया था? तो वीरगाथा काल नाम दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। इनमें से आल्हखंड किस रचना को कहा जाता है? तो आल्हखंड किस रचना को कहा जाता है? तो परमाल रासो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, परमाल रासो, जो कि जगनिक द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। मृगावती के रचयिता इनमें से कौन है? तो मृगावती के रचयिता कौन है? तो आइए देखते हैं मृगावती के रचयिता। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कुतुबन है मृगावती के रचयिता। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। जायसी जी की रचना है पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम। और मंजन जी की रचना है मधुमालती। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कुतुबन, मृगावती के रचनाकार कुतुबन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। हरिया हरक्यूलिस की कहानी के लेखक कौन है? तो हरिया हरक्यूलिस कहानी के लेखक मनोहर श्याम जोशी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। उत्तर कबीर के रचयिता हैं। तो उत्तर कबीर के रचयिता कौन है? तो केदारनाथ सिंह जी हैं। केदारनाथ सिंह नई कविता के बिंब को बहुत महत्व देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। कैदी और कोकिला कविता के रचयिता हैं। तो कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कैदी और कोकिला नामक कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं और इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक हैं। तो इस कृति के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नामवर सिंह, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है और इसके लेखक नामवर सिंह जी हैं। और इसकी जो रचना हुई थी सन 1982 ईस्वी में हुआ था। यह एक आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो इसमें मिलान करना है। तो विभत्स का जुगुप्सा होगा, ए का 3। अद्भुत का विस्मय होगा,
करुणा का शोक होगा और शांत का निर्वेद होगा। तो ये सही मिलान है, देख लीजिए। आगे देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा मिलान में। अगला प्रश्न है 12 नंबर। बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी, ये 3 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। अष्टछाप के संस्थापक का नाम बताइए। तो अष्टछाप के संस्थापक का नाम विट्ठलनाथ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विट्ठलनाथ। इनके 284 शिष्य थे। अष्टछाप कृष्ण भक्त कवियों का समूह है, जिसमें विट्ठलनाथ के 4 शिष्य और वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14वां प्रश्न का उत्तर भी होगा 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं। तो पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गिरिराज किशोर। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर जी हैं। यह उपन्यास महात्मा गांधी जी के जीवन चरित्र पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए कि नायिका का नाम है? तो मुझे चांद चाहिए कि नायिका का नाम वर्षा वशिष्ठ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वर्षा वशिष्ठ, जो सुरेंद्र वर्मा कृत एक प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है? तो रामविलास शर्मा की कौन सी कृति नहीं है? तो कार्ल मार्क्स, कला और साहित्य चिंतन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ये एक मार्क्सवादी आलोचक भी रहे हैं रामविलास शर्मा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधु कर्म करे विधि नाना। तो इसमें विभावना अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उपयुक्त पंक्तियों में जहाँ कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। तो इसमें विभावना अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। कस्तूरी कुंडल बसे। तो कस्तूरी कुंडल बसे किस लेखिका की आत्मकथा है? तो कस्तूरी कुंडल बसे नामक आत्मकथा की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। इनमें से असंगत अलंकार की पंक्ति है। तो इनमें से असंगत अलंकार की पंक्ति कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। रसापकर्षका दोषा। रसापकर्षका दोषा किस आचार्य का कथन है? तो रसापकर्षका दोषः कथन आचार्य विश्वनाथ जी का है, जो साहित्य दर्पण से लिया गया है। तो आचार्य विश्वनाथ जी का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। किस मात्रिक समछंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं? 11 और 13 पर यति होता है तथा प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु या गुरु वर्ण होते हैं। तो यह किस छंद में होता है? तो रोला छंद में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रोला छंद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। रीतिकाल का वह कवि कौन सा है जिसने वीर रस में कविता लिखी है? तो वीर रस में कविता करने वाले वह कौन से कवि हैं? तो वह भूषण हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महाकवि भूषण। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है?
तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है 25 नंबर, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, राधव गीत गोद करिलिन्हु, राधव गीत गोद करिलिन्हु, नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि, मनहु अरग जल दिन्हु। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में करुण रस है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, करुण रस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, अंधायुग नाटक नाट्य रूप है। तो अंधायुग नाट्य रूप किस प्रकार का है? तो अंधायुग 1955 में एक गीति नाट्य का रूप है। यह एक गीति नाट्य रूप है जिसकी रचना धर्मवीर भारती ने किया था। यह नाटक महाभारत के अवसान काल पर आधारित है। तो यह एक गीति नाट्य है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। यह कहानी फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है और इसके प्रसिद्ध नायक लहना सिंह हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29, निम्न सूचियों को सुमेल कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। तो इसमें सुमेलित करना है। तो काव्य शास्त्र के रचयिता हैं आचार्य मम्मट और नाट्य शास्त्र के भरत मुनि, साहित्य दर्पण के आचार्य विश्वनाथ और रस गंगाधार के पंडित राज जगन्नाथ जी हैं। तो आइए मिला लेते हैं, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 30, निम्न लिखित महाकाव्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें से पहले पद्मावत आएगा, पद्मावत जो कि ऑप्शन नंबर सी में ही है, जिसकी रचना 1540 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पद्मावत जो 1940 है, 1540 है। प्रिय प्रवास 1914 है, साकेत 1931 और कमायनी 1936 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं, प्रतिदिन में समास है। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कवयित्री, कवयित्री। प्रश्न नंबर 33 है, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? तो अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? अभिधन अर्थी इको यणचि, यण संधि। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन का पूरा नाम क्या है? तो नागार्जुन का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वैद्यनाथ मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35, चंद्रमौली में समास बताइए। तो चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो चंद्रमौली में बहुव्रीहि समास है। यह शब्द, इसमें दोनों पद अप्रधान हैं। यह अपने पदों से भिन्न एक विशेष अर्थ को ध्वनित करता है। चंद्रमौली अर्थात जिनके मौली पर चंद्र है, अर्थात शिव। अगला प्रश्न है 36 नंबर, कीर्तिलता के रचयिता हैं, रचयिता का क्या नाम है? तो कीर्तिलता के रचयिता का नाम क्या है? तो विद्यापति जी की रचना है कीर्तिलता कीर्तिपताखा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विद्यापति। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 37, इनमें से
कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो अनिल नहीं है। अनिल हवा का पर्यायवाची होता है। पावक, हुताशन, कृषाणु, अर्क इत्यादि अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर, नूतन का सही विलोम क्या है? तो नूतन का सही विलोम क्या होता है? तो पुरातन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, इनमें से स्वर्ण का पर्यायवाची छांटिए। तो स्वर्ण का पर्यायवाची कौन है? तो आइए देखते हैं। जात रूप है, सवर्ण है, रजत है या भरकताप है? तो 39 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जात रूप। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, जिसका निवारण करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? तो जिसका निवारण करना कठिन हो हम उसे दुर्निवार कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दुर्निवार। अगला प्रश्न है 41 नंबर, चंपू का क्या तात्पर्य है? तो चंपू का तात्पर्य है गद्य पद्य मिश्रित रचना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, जिस नायक का पति परदेश चला गया हो, जिस नायिका का पति परदेश चला गया हो उसे कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे? प्रेषित पतिका, उसे प्रेषित पतिका कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, भीगी बिल्ली बनना। तो भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होगा डर जाना। ऑप्शन नंबर बी, डर जाना। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश पाताल एक करना का अर्थ दिए गए विकल्पों में से छांटिए। तो आकाश पाताल एक करना का अर्थ क्या होगा? आकाश पाताल एक करना का अर्थ है अत्यधिक प्रयास करना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अत्यधिक प्रयास करना। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, ध्वन्यालोक के रचयिता हैं। तो ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? तो ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आनंदवर्धन। जयदेव जी की रचना है चंद्रालोक, विश्वनाथ जी की है साहित्य दर्पण, अभिनव गुप्त जी की है ध्वन्यालोक लोचन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, कालिदास की कौन सी कृति बृहत्त्रयी में शामिल है? तो कालिदास की कौन सी कृति बृहत्त्रयी में शामिल है? तो रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें से कोई नहीं शामिल है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 47, बृहत्त्रयी में शामिल कृति है। तो आइए देखते हैं, इनमें से बृहत्त्रयी में शामिल कृति है तो किरातार्जुनीयम है। बृहत्त्रयी में जो है किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है और नैषधीय चरित है। ये तीनों रचनाएं बृहत्त्रयी में शामिल हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर, सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रति विवेचन मिलता है। तो रति विवेचन किसमें मिलता है? तो साहित्य लहरी सूरदास कृत एक रीति विवेचन परक रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, साहित्य लहरी में। अगला प्रश्न है सूरदास के उस, अगला प्रश्न ये तो हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं? तो दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं? तो दुष्यंत एक धीर ललित नायक हैं, सुकुमार प्रकृति वाला, निश्चिंत, श्रृंगार रस में आसक्त नायक धीर ललित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धीर ललित नायक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर, जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे मुग्धा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे मुग्धा कहेंगे।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रसाद के इन नाटकों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रचनाकाल के आधार पर इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें अजातशत्रु आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अजातशत्रु जिसकी रचना 1922 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद स्कंदगुप्त है जो 1928 में, और चंद्रगुप्त 1931 में, और ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार्य हैं? तो कौन अलंकारवादी आचार्य हैं? तो दंडी भी हैं, भामह, जयदेव, तीनों लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 53। तो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। कहें कवि बेनी ब्याल, कहें कवि बेनी ब्याल की चुराई लीनी में कौन सा अलंकार है? तो इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यमक अलंकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। चिंतामणि के लेखक हैं? तो चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है हिंदी की बोलियों की संख्या है। तो हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 18। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 56। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक का नाम है? तो राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक का नाम कमलेश्वर है, जो इस रचना को 1957 ईस्वी में लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है 57 नंबर। गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली है? तो गोरखपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो भोजपुरी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भोजपुरी। भोजपुरी के अलावा भी बोली जाने वाली बोलियां हैं, जैसे शाहाबाद, छपरा, चंपारण, देवरिया, गाजीपुर, बलिया आदि में ये भोजपुरी बोली जाती है। तो गोरखपुर में भी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर। अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अयोगवाह किसे कहते हैं? अनुस्वार को, विसर्ग को, अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों को। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों को। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 59। पाली भाषा का संबंध है? तो पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है? तो पाली भाषा का संबंध बौद्ध धर्म से है। पाली भाषा का संबंध बौद्ध धर्म से है, जबकि प्राकृत का जैन धर्म से। तो पाली भाषा का बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला प्रश्न है कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? तो ल पार्श्विक व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 61। कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन वर्ग में नहीं है? तो कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन में नहीं है? तो श, श, स, ये तीनों श आते हैं और ल नहीं है, ये पार्श्विक व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 62। कोई खड़ा है। कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त कोई सर्वनाम किस प्रकार का है? तो जो कोई है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 63। इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता, उसे छांटिए। तो जिसका परिवर्तन नहीं हो सकता लिंग का, वह गिलहरी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गिलहरी। आगे देखते हैं
प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। तो अशुद्ध वाक्यों को छाटना है, तो इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य है? उसने अनेकों पुस्तकें पढ़ी। इसमें अनेकों और पुस्तकें 2 बार बहुवचन का शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह अशुद्ध है। वह अनेक पुस्तकें पढ़ी, यह सही होता। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर, स्वप्न वासव दत्तम के रचयिता का नाम है। तो स्वप्न वासव दत्तम के रचयिता हैं महाकवि भास। और कालिदास की रचना है मेघदूतम, श्रीहर्ष जी की है नैषधचरितम और किरातार्जुनीयम भारवी जी की रचना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 66, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो चतुर्भुज नहीं है, चतुरानन है, चतुर्मुख है, कमलासन है, चतुर्भुज इनकी पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67, विषड़वे का संधि विच्छेद होगा। तो विषड़वे का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विष्णुधन ए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विष्णुधन ए। अगला प्रश्न है 68 नंबर, नायक शब्द में कौन सी संधि है? तो नायक शब्द में अयादि संधि है, नैधन अकह, एचो एवायाव, अयादि संधि। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 69, रामश्चिनोति। रामश्चिनोति में संधि का कौन सा नियम लागू होता है? तो रामश्चिनोति में संधि का स्तोश्चुनाश्चु नियम लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए, स्तोश्चुनाश्चु। अगला प्रश्न है 70 नंबर, शरद चंद का संधि विच्छेद होगा। तो शरद चंद का संधि विच्छेद कैसे होगा? तो शरद धन चंद, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शरद धन चंद। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 71 नंबर, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो त्रिनेत्र में बहुव्रीहि समास है। यह महादेव शंकर जी के लिए रूढ़ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। 125 प्रश्न मैं आगे की वीडियो में पूरा यहाँ से 71 नंबर के बाद से पूरा करवा दूँगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मैं आपको हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट देने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंदी,